जय बाबा की दोस्तों, मैं सत्यम जेबी के ऑनलाइन क्लास में आज फिर से आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का इतिहास। पिछली क्लास में हमने देखा था दोस्तों कि मध्य प्रदेश का इतिहास कहां से प्रारंभ हुआ था और हमने देख लिया था उसको दोस्तों 6वीं शताब्दी में महाजनपद काल तक। ठीक है दोस्तों, 6वीं शताब्दी में महाजनपद काल तक हमने देख लिया था, जहां पर हमने ऐसी दो महाजनपदों के बारे में पढ़ा था जो मध्य प्रदेश में स्थित थी, जिसमें से पहली थी दोस्तों अवंती का और दूसरी थी चेदी। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे मौर्य काल से। ठीक है दोस्तों, कि मौर्य काल के समय या जब मौर्य काल चल रहा था तब मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी। ठीक है दोस्तों, हम प्रारंभ कर रहे हैं कहां से? मौर्य काल से। ये हमने महाजनपदों के काल तक देख लिया था कि दो महाजनपदें थी जो उस समय तात्कालिक या हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में शामिल थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों मौर्य काल की। तो मौर्य काल में जो हम सबसे पहले प्राप्त करते हैं दोस्तों, वह हम बात कर रहे हैं अशोक के कार्यकाल की या अशोक के समय की। ठीक है, अशोक है ना जो दोस्तों, उस समय आपके उज्जैनी का प्रांतपाल था दोस्तों। ठीक है, कब? मौर्य काल में जब बिंबिसार का शासन हो रहा था तब अशोक उज्जैनी का प्रांतपाल था। ठीक है दोस्तों, प्रांतपाल था। तो क्या हुआ कि जब आपके पाटलिपुत्र में दोस्तों, पाटलिपुत्र में जब विद्रोह हुआ तो उसको दबाने के लिए बिंबिसार ने अशोक को बुलाया। ठीक है, अशोक जब विदिशा से होते हुए पाटलिपुत्र जा रहा था तो वहां के नगर सेठ की पुत्री से अशोक ने विवाह कर लिया, जिसका नाम था श्रीदेवी। और ये क्वेश्चन परीक्षा में पिछली बार पूछा गया था कि अशोक का विवाह कहां के नगर सेठ से हुआ था? तो वह थे आपके विदिशा के नगर सेठ, विदिशा के नगर सेठ जिसकी पुत्री थी कौन? श्रीदेवी। और जिससे विवाह किया था किसने दोस्तों? अशोक ने किया था। और इसकी जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है ना दोस्तों, वह हमें होती है सहेली परंपराओं से। कहां से? सहेली परंपराओं से। यह हमें जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक जब पाटलिपुत्र जा रहा था तब अशोक ने विदिशा के नगर सेठ की पुत्री श्रीदेवी से विवाह कर लिया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल से बता दिया आपको। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों अशोक के ही, जिसकी जो अगली जानकारी हमें प्राप्त होती है दोस्तों अशोक के संबंध में, वह होती है हमें दोस्तों सांची स्तूप से, है ना। सांची का स्तूप जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था, इसकी जो खोज हुई थी ना दोस्तों, खोज की थी किसने? टेलर महोदय ने। ठीक है, टेलर महोदय ने सांची स्तूप की खोज की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था कि जो सांची स्तूप की खोज हुई थी वह किसके द्वारा की गई थी? वह की गई थी आपकी जनरल टेलर के महोदय के द्वारा। और यह खोज जो की गई थी वह 1818 ईस्वी में की गई थी। 1818 ईस्वी में की गई थी सांची स्तूप, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करेंगे, सांची मध्य प्रदेश में है और यह आपका बौद्ध स्तूप है। ठीक है, क्या है दोस्तों? बौद्ध स्तूप है, जिसकी खोज टेलर महोदय ने की थी 1818 में। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में ही गुर्जरा अभिलेख। ठीक है दोस्तों, गुर्जरा अभिलेख एवं रूपनाथ लघु अभिलेख। गुर्जरा एवं रूपनाथ अभिलेख, गुर्जरा एवं रूपनाथ अभिलेख। ठीक है, इन अभिलेखों की जो मुख्य विशेषता है ना दोस्तों गुर्जरा अभिलेख की, इसमें हमें सम्राट अशोक का नाम अशोक देव नाम प्रियदर्शी मिलता है। इसमें गुर्जरा में अशोक का नाम हमें अशोक देव नाम प्रियदर्शी। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है दोस्तों। गुर्जरा और एवं रूपनाथ अभिलेख जो हमें मध्य प्रदेश में प्राप्त होते हैं, गुर्जरा अभिलेख में ही अशोक का नाम अशोक देव नाम प्रिय हमें प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अगले कालखंड की, जो है आपका
शुंग वंश के बारे में। जो अगला वंश आता है ना दोस्तों मध्य प्रदेश के संदर्भ में, वह आता है आपका शुंग वंश। शुंग वंश एक आपका ब्राह्मण वंश भी था, ठीक है दोस्तों, ब्राह्मण वंश भी था। इसका जो राजा था वह था पुष्यमित्र शुंग। कौन था दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने ही मौर्य वंश के अंतिम शासक को पराजित करके शुंग वंश की स्थापना की थी। और इस वंश के कारण जो हमें यहाँ से मध्य प्रदेश के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, वह होती है कालिदास की जो रचना है वह है आपकी मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम, इसमें आपके मालविका और अग्निमित्र के प्रेम संबंध के बारे में कालिदास ने यह रचना की है, जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसा था कि कालिदास के द्वारा रचित या कालिदास की एक रचना जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है, तो वह है आपकी मालविका अग्निमित्रम। क्योंकि इसमें मालविका और अग्निमित्र जो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, इनकी प्रेम गाथा के रूप में इन्होंने इसकी रचना की है। और आपका जो अग्निमित्र था ना दोस्तों, यह आपका विदिशा पर शासन कर रहा था। कहां पर कर रहा था दोस्तों? अग्निमित्र आपका विदिशा पर शासन कर रहा था। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, फैक्चुअल पॉइंट है, परीक्षा में पूछा जाता है शुंग वंश से मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि कालिदास की किस रचना में या किस रचना का संबंध मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो वह जुड़ा हुआ है आपके मालविका अग्निमित्रम से। क्योंकि वह पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र है अग्निमित्र, वह आपका मध्य प्रदेश का से संबंध रखता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अगले वंश की, वह है आपका सातवाहन वंश। ठीक है दोस्तों, सातवाहन वंश की इसीलिए जानकारी हम ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि सातवाहन से जुड़े कई राज्य हैं आपके जो मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधता रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं वह है आपका सातवाहन वंश। ठीक है दोस्तों, सातवाहन वंश के बारे में जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, वह है आपका जो यहाँ का शासक था ना, सातवाहन शासक, वह था आपका शिमुख। ठीक है, शिमुख ने कण्व को हराकर विदिशा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के इतिहास में विदिशा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है क्योंकि विदिशा पर कई वंश के राजाओं ने शासन किया है। ठीक है दोस्तों, सातवाहन वंश के राजा शिमुख ने कण्व को हराकर विदिशा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है दोस्तों, और इसका जो अधिकार था ना दोस्तों, वह आपका मालवा से लेकर अनूप तक, जो आपका नर्मदा के क्षेत्र तक है, वहां तक इसका अधिकार हो गया था। किसका? सातवाहन वंश का। यह आपके मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगली जो चीज है वह है आपका इनके द्वारा चलाए गए शीशे के सिक्के। सातवाहनों के द्वारा चलाए गए शीशे के जो सिक्के हैं दोस्तों, वह हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो सिक्के हमें प्राप्त होते हैं वह बेसनगर, तेवर, देवास से प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, बेसनगर, तेवर और देवास से हमें ये सिक्के प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, सातवाहन वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि शिमुख ने कण्व को हराकर विदिशा पर अधिकार कर लिया। साथ ही इसका जो शासन था वह आपका मालवा से लेकर अनूप जो नर्मदा नदी क्षेत्र तक विस्तृत था। इसके साथ ही जो शीशे के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं वह हमारे लिए बेसनगर, तेवर एवं देवास से प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आपका सातवाहन वंश मध्य प्रदेश के संदर्भ में। इसके बाद हम जो अगला वंश पढ़ेंगे दोस्तों, वह हम पढ़ेंगे वाकाटक वंश। ठीक है दोस्तों, वाकाटक वंश के बारे में जो महत्वपूर्ण हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जो यहाँ का मुख्य शासक था या जो महत्वपूर्ण शासक था वह था आपका विंध्य शक्ति। कौन था दोस्तों? विंध्य शक्ति भी आपका वाकाटक वंश से संबंध रखता है। ठीक है, और यह विदिशा का शासक था। ठीक है दोस्तों, यह आपका विदिशा का शासक था।
वाकाटक वंश में भी जो शासन किया है वह विदिशा पर ही किया है, और इनका जो मूल स्थान है दोस्तों, किनका, वाकाटक वंश का जो मूल स्थान है, यह पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन कि वाकाटक वंश का या विंध्य शक्ति शासक का जो मूल स्थान है वह आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र है दोस्तों। कौन सा क्षेत्र है, बुंदेलखंड का दोस्त है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ठीक है। विंध्य शक्ति विदिशा का शासक था, इसका जो मूल स्थान है वह बुंदेलखंड है, और इन्होंने अपना जो शासन किया था वह बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक किया था दोस्तों। कहां पर, अपना जो इन्होंने अधिकार कर लिया था, अधिकार क्षेत्र इनका बुंदेलखंड से लेकर दोस्तों ये आपके दक्षिण में हैदराबाद तक इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था, हैदराबाद तक। हमने देखा सातवाहन वंश सिमुक ने कड़वों को हराकर विदिशा पर अधिकार कर लिया। इसका जो शासन था वह मालवा से लेकर अनूप तक फैल चुका था दोस्तों। इसके बाद इसके जो शीशे के सिक्के हैं वह हमें बेसनगर, तेवर और देवास से प्राप्त होते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम वाकाटक वंश की, तो जो यहाँ का मुख्य शासक है वह विंध्य शक्ति है, जिसने विदिशा पर अधिकार कर लिया था। इनका मूल स्थान बुंदेलखंड है, जो पिछली बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि वाकाटक वंश का मूल स्थान क्या है, तो वह है आपका बुंदेलखंड। इन्होंने जो अपना अधिकार किया था दोस्तों वह बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण भारत में हैदराबाद तक कर लिया था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे अगला वंश, इसके बाद आपका जो अगला वंश आता है दोस्तों वह आता है गुप्त वंश, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और गुप्त वंश से मध्य प्रदेश के इतिहास के संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुप्त वंश के बारे में सबसे पहले जो हमें जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों वह हमें होती है एरण से, एरण के अभिलेख से, ठीक है दोस्तों, जो आपका सागर के निकट या सागर के पास स्थित है। क्या, गुप्त वंश के साम्राज्य की जो हमें जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों वह होती है हमें कहां से, सागर के निकट एरण से, जो आपका एक लेख है, और यह जो आपका लेख है दोस्तों वह समुद्रगुप्त का लेख है, एरण अभिलेख, ठीक है दोस्तों। गुप्त वंश के संदर्भ में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वह हमें एरण अभिलेख से मिलती है, जो समुद्रगुप्त का एक लेख है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जब समुद्रगुप्त अपनी दक्षिण विजय के बाद जा रहा था तो वह दमोह, सागर, मंडला होते हुए गया था। इसके बाद इसने भी विदिशा पर शासन कर लिया था। किसने, समुद्रगुप्त ने भी विदिशा पर शासन कर लिया था, जिसकी जो हमें जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों वह होती है हमारे लिए प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख से। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के माध्यम से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है कि समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिण विजय के समय विदिशा पर अधिकार कर लिया था। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसके लेखक हैं आपके हरिसेन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर गुप्त वंश से संबंधित जो हम जानकारी पढ़ रहे हैं वह सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर एरण अभिलेख, जिसका संबंध किससे है दोस्तों, समुद्रगुप्त का यह एक लेख है, या यूं हम कहें कि यह समुद्रगुप्त का एक अभिलेख है, जिसकी जानकारी से हमें गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। इसके बाद आपका जब समुद्रगुप्त दक्षिण विजय पर जा रहा था दोस्तों तो यह आपका विदिशा पर अधिकार करते हुए गया था, जिसकी जानकारी हमें हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त हो रही होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मध्य प्रदेश में हमें गरुड़ एवं सिंह के विभिन्न सिक्के भी मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश में हमें विभिन्न गरुड़ एवं सिंह अंकित वाले सिक्के भी मिलते हैं, जो यह स्पष्ट करता है कि तत्कालीन क्षेत्र पर मध्य प्रदेश में गुप्त वंश के शासकों का अधिकार था, क्योंकि गरुड़ आपके गुप्त वंश के जो सिक्के थे उस पर मुद्रित होने वाला मुख्य अक्षर था, या यूं हम कहें मुख्य निशान था,
गरुड़ और सिंह के जो सिक्के हमें मिलते हैं वह आपके गुप्त वंश से संबंधित रखते हैं। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे कि गुप्त वंश के लिए तो हम इसके साक्ष्य पढ़ते हैं दोस्तों कि गुप्त वंश से संबंधित हमारे लिए कौन कौन से साक्ष्य ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में या हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंध रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखते हैं हम पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य से अर्थ है कि ऐसे क्षेत्र जिनका निर्माण गुप्त वंश के राजाओं ने करवाया था, जिनके संदर्भ में या जिनके साथ साथ आपके मंदिर तथा ऐसे सभी वास्तु चीजें आ जाती हैं जिनका निर्माण गुप्त वंश के राजाओं ने करवाया था। इसमें जो सबसे पहले आता है दोस्तों वह आता है जबलपुर स्थित तिगवा का विष्णु मंदिर। जबलपुर स्थित तिगवा यह स्थान है और यह आपका विष्णु मंदिर है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल फैक्चुअल चीजें हैं और एक एक क्वेश्चन यहां से परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए मैंने साफ साफ बता दिया है जबलपुर है, जबलपुर में तिगवा नामक स्थान पर विष्णु मंदिर है जो आपका गुप्त काल से संबंध रखता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला आता है वह है आपका नागौद। ठीक है दोस्तों, नागौद में आपका भूमरा का शिव मंदिर है दोस्तों। कहाँ का? भूमरा का शिव मंदिर। यह भी आपका गुप्त काल से संबंध रखता है और पिछली बार एमपीपीएससी ने यह क्वेश्चन किया था कि भूमरा का शिव मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो वह आपका नागौद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला आता है वह है आपका अजयगढ़ का नचना कुठार मंदिर। ठीक है, अजयगढ़ का नचना कुठार मंदिर, ये भी आपका गुप्त काल से संबंधित स्थान है जिसका निर्माण प्राचीन काल में गुप्त शासकों के द्वारा करवाया गया था। और आखिरी आता है आपका सांची स्थित बौद्ध मंदिर। ठीक है दोस्तों, अशोक के द्वारा जो निर्माण करवाया गया था बौद्ध स्तूप का, परंतु गुप्त शासकों ने यहाँ पर एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया था जो आपका पुरातात्विक साक्ष्य से संबंध रखता है। और ये चारों चीजें या चारों क्वेश्चन लाइन से किसी ना किसी परीक्षा में पूछी गई हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आपके चित्रकला के बारे में, जो आपके गुप्त काल से संबंधित चित्रकला के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों, तो वह आपके मध्य प्रदेश के धार में स्थित बाघ की गुफाओं से, ठीक है दोस्तों, बाघ की गुफाओं से आपको गुप्तकाल से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होंगे। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर बाघ की गुफाएं स्थित हैं, वह है आपका धार, जो आपके गुप्त वंश से संबंध रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम गुप्तकालीन अभिलेख की। ठीक है दोस्तों, गुप्तकालीन अभिलेख अर्थात ऐसे अभिलेख या अभिलेख वे होते हैं जो आपके दीवालों पर या चट्टानों पर लिखे हुए बड़े बड़े साक्ष्य होते हैं जिनसे हमारे लिए तात्कालीन समय में वह जानकारी प्राप्त होती है जहां पर आपके शासक शासन कर रहे थे और उन्होंने नगर के उत्थान के लिए कौन कौन से कार्य करवाए। अभिलेख में जो आपके गुप्तकालीन अभिलेख में सबसे पहला अभिलेख प्राप्त होता है दोस्तों, वह होता है आपका मंदसौर। ठीक है, मंदसौर या दसपुर, इसका प्राचीन नाम है मंदसौर का क्या? दसपुर। मंदसौर का या दसपुर का अभिलेख, जो आपके दसपुर का अभिलेख, ठीक है, इसकी जो खोज की थी ना दोस्तों, मंदसौर या दसपुर अभिलेख की जो खोज की थी वह वत्स भट्टी ने की थी दोस्तों। किसने? वत्स भट्टी ने। और ये क्वेश्चन भी पिछली बार व्यापम के द्वारा पूछा गया था कि मंदसौर या दसपुर अभिलेख की खोज किसने की थी, तो वह की थी आपके वत्स भट्टी नामक व्यक्ति ने। इसके बाद अगला जो आपका अभिलेख आता है दोस्तों, वह आता है आपका उदयगिरी, जो आपका रायसेन में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उदयगिरी की गुफाएं भी आपकी रायसेन में स्थित हैं दोस्तों, और यह भी आपके बौद्ध काल से आपके गुप्त वंश से संबंध रखती है। ठीक है, इसके बाद जो आता है अगला वह है आपका सांची स्तूप, सांची का स्तूप। अगला आता है आपका तुमैन अभिलेख, तुमैन अभिलेख।
आपका जो तुमैन अभिलेख है ना दोस्तों, तुमैन अभिलेख आपका गुना जिले में स्थित है दोस्तों। कहां पर? गुना जिले पर। और यहां से हमें गुप्त वंश के महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होते हैं तुमैन अभिलेख से। इसके बाद आखिरी आता है दोस्तों एरण। ठीक है, एरण आपका सागर में स्थित है दोस्तों। कहां पर? सागर में। सागर से 90 किलोमीटर दूर बीना के यहाँ, आधुनिक बीना जहां पर बसा हुआ है, वहां पर एरण नामक स्थान प्राप्त होता है, जहां से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और यह आपका समुद्रगुप्त का अभिलेख है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका मौर्य काल से लेकर गुप्त वंश तक। ठीक है, इसके बाद अगली क्लास में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? यदि आज का आपको पसंद आया हो तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बाबा की दोस्तों।